हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आज की जो मज़ेदार क्लास है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारी क्लास का आज जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था, जो कि लाइफ प्रोसेस का ही एक क्या है पार्ट है। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ा था, हमने प्लांट के अंदर पढ़ लिया था, अमीबा और पैरामीशियम में हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। हम ये कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रिशन हमने पिछली क्लास के अंदर पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब आज बारी है किसकी? रेस्पिरेशन की। हम रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो दो प्रोसेस हमारे सामने आती है। एक तो होती है ब्रीदिंग प्रोसेस और एक होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और जो CO2 होती है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब मेनली अगर हम बात करें तो जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसों का एक्सचेंज होता है बच्चों? कौन सी का? ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो एक्सचेंज है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास में डायग्राम है किसका? नथुलाल जी का। किसका डायग्राम है बच्चों? ये अपने पास नथुलाल जी का डायग्राम है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, ये हमारे पास में डायग्राम है किसका? नथुलाल जी का। ठीक है, अब ये नथुलाल जी क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। इनहेल से मतलब क्या है बच्चों? कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगे? एंटर करवाएंगे। अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन का एक और नाम है जिसे कि हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? एक और गैस है क्या? CO2। अब ये जो CO2 है ना, ये क्या करेगी कि हमारे ये जो नथुलाल जी है ना, ये इस CO2 को अपनी बॉडी में से क्या करेंगे? बाहर एक्सेल करेंगे। मतलब कि CO2 को अपनी बॉडी से क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है CO2 को बॉडी से बाहर निकालने की, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हमने नथुलाल जी के थ्रू तो पढ़ लिया, अब एक बार लैंग्वेज के थ्रू भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होती है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर हम अगर बात करें कि ब्रीदिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्रीदिंग के दो स्टेप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम और क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन जो होता है उसको इनहेल किया जाता है। ठीक है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है? इसमें CO2 को क्या किया जाता है? एक्सेल किया जाता है। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इनहेलेशन के अंदर तो ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाएगा, और एक्सहेलेशन के अंदर CO2 को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, जो ब्रीदिंग की प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है, इसकी रेट क्या होगी, इसका एवरेज क्या होगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका एवरेज क्या होता है बच्चों? ब्रीदिंग रेट का 12 से कितना होता है? 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। मतलब कि एक मिनट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? 12 से 20 बार क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। अपनी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ना, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, हम सांस कितनी बार लेते हैं बच्चों? एक मिनट के अंदर 12 से 20 बार हम क्या कर लेते हैं? सांस ले लेते हैं। ठीक है, और ये सांस ही क्या होती है? सबसे मेन होती है। इसी की वजह से तो अपनों क्या है? ज़िंदा हैं बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। आगे अपने पास में टॉपिक दिया हुआ है क्या? इनहेलेशन। इनहेलेशन में अपनों ने पढ़ लिया कि भाई जो इनहेलेशन प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में फिर से डायग्राम है, दो नथुलाल जी के डायग्राम है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये है अपना क्या, इनहेलेशन का डायग्राम, जिसको हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एयर, उसको क्या करेगा, ये अपने नोज़ के थ्रू क्या करेगा, बॉडी के अंदर एंटर करवाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, नोज़ से होते हुए बॉडी के अंदर एंटर करेगी, और नोज़ से होते हुए आगे फिर ये कहाँ चली जाएगी, अपने लंग्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिर लंग्स के बाद में ये कहाँ जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने पास में, पाथवे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अपनी जो ये इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को एंटर करवाते हैं हम हमारी बॉडी के अंदर, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे नोज से होती हुई कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। लंग्स के बाद कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, और ब्लड के थ्रू कहाँ चली जाएगी, सेल में चली जाएगी, और सेल में जाने के बाद में इसमें क्या होगी, सेलुलर रेस्पायरेशन होगी। क्या होगी बच्चों, सेलुलर रेस्पायरेशन होगी। और ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है, इसी को मेनली हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जो रेस्पायरेशन बोलते हैं ना हम किसको बोलते हैं, इसको सेलुलर रेस्पायरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब कि जो मेन अपनी जो प्रोसेस हो रही है ब्रीदिंग की, वो क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन की हो रही है, जो कि हो कहाँ रही है, सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं एक्सेलेशन की। एक्सेलेशन में क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर इस सेलुलर रेस्पायरेशन की प्रोसेस से, ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। और ये जो CO2 है ये क्या कर दिया जाएगा, हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सेल कर दिया जाएगा। यही प्रोसेस क्या है, एक्सेलेशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, अब है अपने पास में क्या, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन होता किसका है, CO2 का होता है बच्चों। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सेलेशन होता है। अब मेनली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमारी सेल से करेंगे, क्योंकि सेल में क्या हो रहा था, सेलुलर रेस्पायरेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, सेलुलर रेस्पायरेशन हो रहा था, जिससे कि क्या बन रही थी, CO2 बन रही थी। अब ये CO2 क्या करेगी, कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, क्योंकि सेल तो ये कहेगी भाई मैंने तो मेरे काम की चीज़ें कर ली, मैंने मेरा क्या कर लिया, सेलुलर रेस्पायरेशन कर लिया। अब CO2 तू क्या है, मेरे लिए वेस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, वेस्ट को मेरी बॉडी के अंदर नहीं रख सकती, तो सेल क्या करेगी, इस CO2 को, जो कि क्या है, वेस्ट है, इसको क्या कर देगी, ब्लड के अंदर भेज देगी। फिर ब्लड क्या करेगा, ब्लड भी ये कहेगा कि भाई मैं भी है ना ज़्यादा देर तक तेरे को नहीं रख सकता मेरे अंदर, तो ब्लड भी क्या करेगा, फ्लो होते हुए इसको कहाँ लेकर जाएगा, लंग्स के पास लेकर के जाएगा। लंग्स क्या कहेंगे कि भाई तू मेरी तू क्या है, पूरी बॉडी के लिए ही हार्मफुल है। तो फिर ये लंग्स क्या करेंगे, इसको आगे क्या कर देंगे, हमारी बॉडी से, हमारे माउथ से होते हुए क्या कर देंगे, इसको एक्सेल कर देंगे, ठीक है। और ये जो एक्सेल करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन बोलते हैं। तो बच्चों हमने ओवरऑल क्या बात की कि भाई एक्सेलेशन होगा किसका, CO2 का होगा, ठीक है। CO2 क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट है, जिसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम में अपने पास में इंस्पायरेशन, एक सेकेंड, मेनली हमारे इस डायग्राम के अंदर है ना, मेनली हमारे इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर अपनों को एक तो इंस्पायरेशन बताया है और एक एक्सेलेशन बताया है। अब इस इंस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या कर रही है, बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, एंटर होके कहाँ जा रही है, लंग्स के अंदर जा रही है बच्चों। लंग्स से फिर कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से कहाँ जाएगी, सेल्स के अंदर चली जाएगी। सेल में क्या होगी, सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस होगी। सेलुलर रेस्पायरेशन से क्या होगा कि भाई वहाँ पर क्या होगी, CO2 रिलीज़ होगी। ये CO2 किस फॉर्म में है, वेस्ट के फॉर्म के अंदर है, और इसी वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, फिर बाद में वापस ब्लड के अंदर
थ्रो आउट कर दिया जाएगा। फिर ये ब्लड से कहाँ आ जाएगा, वापस लंग्स के अंदर आ जाएगा, और लंग्स से होते हुए फिर ये वापस कहाँ चला जाएगा, हमारे बॉडी से बाहर एक्सहेल कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गई बच्चों इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं किसके बारे में, एक चीज़ और बताती हूँ बच्चों आपको डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या होता है कि भाई हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है और जो हमारी स्टमक कैविटी होती है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक हमारे बॉडी के अंदर एक मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेपरेशन पार्ट पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम मेनली इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारी चेस्ट कैविटी और हमारी स्टमक कैविटी को क्या रखता है, सेपरेट रखता है। तो जब क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है, तो जब इंस्पायरेशन होगा तो हमारे जो लंग्स हैं वो लंग्स क्या कर जाएंगे बच्चों, लंग्स में इंस्पायरेशन होगा, मतलब आपने बच्चों मेनली आपने गुब्बारे देखे होंगे, बैलून्स के अंदर जब हम क्या करते हैं कि एयर को एंटर करवाते हैं, ठीक है, तो जो बैलून्स है वो फूल जाते हैं कि नहीं फूल जाते, फूलते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर क्या चली गई, एयर चली गई। वैसे ही यहाँ पर ये एयर जब हमारे कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी, तो लंग्स भी क्या कर जाएंगे, फूल जाएंगे। जब ये फूलेंगे लंग्स, तो हमारा जो डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम पहले किस शेप के अंदर था, डॉम शेप के अंदर था, ठीक है, लेकिन जब हमारे लंग्स क्या कर गए हैं, फूल गए हैं, तो फूलने की वजह से हमारा ये जो डायफ्राम है, ये डोम शेप में किस शेप में आ जाता है, फ्लैट शेप में आ जाता है, ठीक है। ये तो होता है किसमें, इंस्पायरेशन में। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, एक्सहेलेशन की, एक्सहेलेशन में क्या होता है कि भाई हमारे जो ये लंग्स है, इन लंग्स से CO2 क्या कर रही है, बाहर जा रही है, CO2 बाहर जा रही है, मतलब कि हमारे लंग्स क्या हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। और ये क्या होंगे, जैसे हम क्या करते हैं, जो बलून है, बलून का क्या कर देते हैं, अचानक से हवा निकाल देते हैं उसकी, तो हवा निकालने के बाद में बलून एकदम पिचक जाता है कि नहीं पिचक जाता, पिचकता है ना। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ कि जब हम क्या करेंगे, जब हमारी जो लंग्स है उससे CO2 क्या कर जाएगा, एक्सहेल कर दिया जाएगा, तो लंग्स क्या कर जाएंगे, पिचक जाएंगे, ठीक है। और इनके पिचकने की वजह से ही क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो डायफ्राम क्या कर जाएगा, अपनी नॉर्मल शेप, मतलब जो इसकी शेप थी ना डॉम शेप, इस डॉम शेप के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेन चीज़ ये है कि हमारे जो लंग्स है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारा जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप और फ्लैट शेप के अंदर कन्वर्ट होता है। अब डोम शेप में तो कब रहता है, जब उसके अंदर क्या हो रही हो, एक्सहेलेशन हो रही हो, मतलब हमारे लंग्स जो हैं वो नॉर्मल, या हम ये कह सकें कि रिलैक्स फॉर्म के अंदर हो, तब हमारे जो डायफ्राम होगा वो किस शेप में होगा, डोम शेप में होगा। लेकिन जब हमारे लंग्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे एकदम, मतलब फूले हुए होंगे, है ना, तब क्या होगा, हमारा डायफ्राम जो है वो डॉम शेप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास में टॉपिक है क्या, रेस्पायरेशन। हमने ब्रीदिंग का जो प्रोसेस था वो हमने देख लिया, उसमें क्या हो रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पायरेशन की। हमने यहाँ पर बात की थी इसमें इनहेलेशन के अंदर कि जब ऑक्सीजन कहाँ पहुँच रहा है, सेल के अंदर पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है बच्चों, सेल के अंदर पहुँच रहा है। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुँच रहा है तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है, सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस हो रही है। तो हमने ब्रीदिंग तो पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, इस सेल के अंदर होने वाली इस सेलुलर रेस्पायरेशन को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये रेस्पायरेशन हो कहाँ रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये सेलुलर रेस्पायरेशन में प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, सेल के पास में हमने क्या पढ़ा, पहले पिछले वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि भाई हमें जो एनर्जी मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही थी, ग्लूकोज फॉर्म में मिल रही थी, है ना। हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बन रहा था, ग्लूकोज ही तो बन रहा था, ग्लूकोज ही तो मिल रहा था सेल्स को। सेल्स क्या ऑब्जर्व कर रही थी, ग्लूकोज ही ऑब्जर्व कर रही थी ना।
अब ये रेस्पायरेशन में क्या होगा कि जो ग्लूकोज हमारी सेल को मिला, ठीक है, इस ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये टूटेगा कब, जब ऑक्सीजन क्या करेगी, सेल के अंदर एंटर करेगी। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगी तो ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किस में ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देखो बच्चों, मैं क्या कह रही हूँ, सिंपली अगर तुम लोगों को बताऊँ, मैं आप लोगों को बताऊँ तो क्या है कि ये अपने पास में एक सेल है, ठीक है। इस सेल ने हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान क्या लिया था, ग्लूकोज लिया था कि नहीं लिया था, किया। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया था कि नहीं किया था ना। अब यहाँ पर रेस्पायरेशन में क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और ये ब्रेक डाउन कब होगा, जब ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, कौन से, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू हमारी सेल के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा बच्चों, ऑक्सीजन आएगा। तब क्या होगी, ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है बच्चों। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब रिएक्शन है क्या अपने पास में, रिएक्शन है कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ये ग्लूकोज आया कहाँ से, तो ग्लूकोज तो कहाँ आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो कि हमने पहले पढ़ा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उससे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, तो ये क्या है, इंस्पायरेशन के दौरान हमारे जो ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज का, उससे जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट में क्या बना है अपने पास में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है, जो कि दोनों ही क्या है, वेस्ट हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के। और ये दोनों ही हमारी बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें किसकी, एनर्जी की, तो एनर्जी जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर बनती है, इस एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, हमारी बॉडी के थ्रू इसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है ना, काम में ले लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई मेनली क्या होता है, बच्चे जो है ना ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन के अंदर क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। वो ब्रीदिंग को भी रेस्पायरेशन समझते हैं और रेस्पायरेशन को ही ब्रीदिंग समझते हैं, नहीं। लेकिन ये जो अपने पास में ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है, वो दोनों ही क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो अपने पास में टॉपिक है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, कि ये जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की, ये एक्सेलिंग और इनहेलिंग की होती है। और ये करता कौन है, लंग्स करता है। लंग्स क्या करते हैं, मेनली इनहेल और एक्सेल करते हैं एयर का, मतलब एयर को क्या करवाते हैं, लंग्स अपने अंदर इन करवाते हैं और आउट करवाते हैं, ठीक है, समझ गए इतनी बात। फिर हम बात करते हैं इट टेक प्लेस इन लंग्स, कि ये होता कहाँ पर है, लंग्स के अंदर होती है ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो। फिर हम बात करते हैं इट इज़ ए फिज़िकल प्रोसेस, ये क्या है, एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, मतलब कि जब भी हम ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं तो हमारे दौरान क्या होती है, फ़िज़िकल प्रोसेस की जाती है, हम किसी न किसी तरह से फ़िज़िकली उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है वो बाहर की तरफ फूलती है कि नहीं फूलती है ना। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो मेनली हम वापस क्या आ जाते हैं, रिलैक्स फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो क्या हुई, फिज़िकल एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई ना। तो यही है ब्रीदिंग। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, ये एक मेनली क्या होता है, ब्रीदिंग। आप लोगों ने अनुलोम विलोम तो किया ही होगा बच्चों। अनुलोम विलोम में क्या किया जाता है, इनहेल और एक्सेल ही तो किया जाता है। तो वो जो अनुलोम विलोम के अंदर हम इनहेल और एक्सेल की जो प्रोसेस कर रहे हैं वही क्या है, ब्रीदिंग है। अब हम जब इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तब कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। ये होती किसके थ्रू है, ये होती अपने लंग्स के थ्रू है। और एक फ़िज़िकल प्रोसेस होती है जिसमें एयर को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है और वापस बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, कि ये प्रोसेस जो है इसके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और ब्रेकडाउन क्यों होता है, ताकि वो क्या कर सके, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। समझ गए। फिर ये होता कहाँ है, इट इज़ टेक प्लेस इन ऑल सेल्स, की हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है, भले बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, उन सभी सेल्स के अंदर ये जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो होती है। ठीक है। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन, कि ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। रेस्पायरेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अभी अपनों ने पीछे इसकी रिएक्शन पढ़ी कि जो अपने पास में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या कर जाता है, टूटता है कि नहीं टूटता। एक सेकेंड। जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर किस में टूटता है बच्चों, CO2 है ना, H2O मतलब वाटर, और साथ में एनर्जी के अंदर, एनर्जी इसमें क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है कि नहीं होती। तो ये जो पूरी हमने क्या पढ़ी, रिएक्शन पढ़ी, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब ग्लूकोज क्या हो रहा है, केमिकली ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसे थोड़ी है कि भाई ग्लूकोज क्या है, एक सॉलिड फॉर्म के अंदर है, हमने क्या किया, हथौड़ा लिया और हथौड़े से उसको एक एक करके तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है ना। केमिकली प्रोसेस होती है सारा। ऑक्सीजन जब आएगा तभी ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और वो CO2 H2O और ATP के अंदर कन्वर्ट होगा। और फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी अपनी ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन के अंदर डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं कि रेस्पायरेशन जो है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो रेस्पायरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का क्या हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमें एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब पूरी तरह ब्रेकडाउन नहीं होता, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है इसका। और इसके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट के बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आगे फर्दर, जो अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें एक तो कौन सा है, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन है, और एक है अपना एल्कोहलिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम आगे इसको देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और बनता क्या है, CO2 H2O और ATP बनता है। ATP क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है बच्चों। ATP की फुल फॉर्म तो पता है ना बच्चों आप लोगों को, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है बच्चों, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने पास में, एक सेकेंड, इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन की एक अपने पास में रिएक्शन भी दी हुई है इंस्पायरेशन की। ये जो दिया हुआ है ना अपने पास में C6H12O6, एक सेकेंड, ये देखो, ये अपने पास दिया हुआ है ना C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या करेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी है ना, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करेगा, CO2 H2O बनाएगा, ठीक है, और साथ में क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ये किस में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, जहाँ पर ग्लूकोज का कम्प्लीटली क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होगा ये, इसका कुछ एक पार्ट क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और इसके ये जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट के बेसिस पर इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है अल्कोहलिक रेस्पिरेशन और एक है लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन। अल्कोहलिक जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंस ही होता है, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ही कम होता है, लेस एटीपी प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो प्रोडक्ट है अपने पास में वो बनेगा क्या, तो यहाँ पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है बच्चों, क्या बनता है यहाँ पर, अल्कोहल बनता है, ठीक है, ओके। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होती नहीं है और ग्लूकोज का क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन की। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो होता तो है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होता है, इसीलिए कुछ एक पार्ट इसका क्या हो पाता है, ब्रेकडाउन हो पाता है, और ये इस ब्रेकडाउन की वजह से क्या कर लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। ये देखो ये रहा, लैक्टिक एसिड बना लेता है। और ये लैक्टिक एसिड बनता कहाँ है, हमारी मसल्स के अंदर बनता है, और इस लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से ही क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। जैसे कई बार लोगों को पेन वगैरह होता है ना, वो पेन किसकी वजह से होता है, जैसे हम दौड़ के आ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो अचानक से क्या होता है कि हल्का हल्का पेन होता है, तो वो पेन किसकी वजह से होता है, क्योंकि बॉडी के जो मसल्स हैं हमारी उसके अंदर क्या बन गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है, ठीक है। और इसकी वजह से ही क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट है अपना कि भाई रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है और लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट बनते हैं वो एक तो लैक्टिक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है। इसी की बेसिस पे जो लैक्टिक एसिड बनता है उसको तो हम क्या बोल देते हैं, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन बोल देते हैं, और जिसमें अल्कोहल बनता है उसको हम अल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में ये डायग्राम है, ये डायग्राम अपना क्या है, NCERT का डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस डायग्राम पे तो आप क्या कर लो, डबल स्टार लगा लो, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मेनली अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, C6H12O6 होता है। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना अपना ग्लूकोज, ये क्या करता है कि आगे जाकर किस में टूटेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट के अंदर टूटता है। मतलब ग्लूकोज को तो हमने क्या बोल दिया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोल दिया, और जो 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लूकोज टूटेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पाइरूवेट बोलते हैं। और ये जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस है ये होती कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है बच्चों, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आई गई कि भाई ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज होगा, पाइरूवेट में चेंज होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा के अंदर किस में होगी, सेल में होगी, तो सेल के अंदर क्या होगा कि ये जो 6 कार्बन से 3 कार्बन में चेंज हुआ था, अब ये जो 3 कार्बन है ना ये भी आगे क्या कर जाएगा, CO2 H2O है ना, CO2 H2O और अपने ATP के अंदर टूट जाएगा। समझ गए इतनी बात,
मतलब ये वाली जो प्रोसेस है बच्चों ये हो जाएगी, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर मतलब फुल अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन है, जब हमारी बॉडी के अंदर फुल अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन होती है तो हमारा जो ग्लूकोज है उसका क्या हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और प्रोडक्ट अपने पास में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बहुत सारी प्रोड्यूस होती है बच्चों, ठीक है। और ये प्रोसेस होगी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। अब आप ये कहोगे कि आपने पहले तो ये बता दी है, अब मैम बोल रही है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होती है, लेकिन होती किस तरह से, इसके स्टेप्स होते हैं कि भाई ये जो हमारा क्या था 6 कार्बन जो ग्लूकोज था ये किस में टूट रहा था, 3 कार्बन पाइरूवेट में टूट रहा था। सिर्फ इतनी प्रोसेस जो थी वो हो रही थी किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। और फिर इस पाइरूवेट से ये अपने यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर और फिर एनर्जी, ये जो बन रहा है ना ये किस में बन रहा है, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। समझ गए इतनी बात कि भाई हम क्या कह रहे हैं, सबसे मेन चीज़ कि भाई जो हमारे ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा कब, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगी और ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर सेल में होगा, ठीक है इतनी बात। फिर हम बात करते हैं जब हमारे पास में ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, है ना, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो तब क्या होगा, हमारी ये प्रोसेस कहाँ होगी, हमारी मसल्स के अंदर होगी। तब क्या होगा कि ये जो हमारा पाइरूवेट है ना, ये पाइरूवेट किस में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड के अंदर टूट जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन तो प्रॉपर मिल नहीं रही है, तो ये क्या करेगा, इसका कुछ एक पार्ट टूटेगा जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब हमारी मसल्स के अंदर क्या होने लग जाता है, अक्यूमुलेट होने लग जाता है, जमने लग जाता है ना, तो फिर क्या होते हैं, क्रैम्प्स आना चालू कर देते हैं बॉडी के अंदर। जब ये लैक्टिक एसिड बन रहा है यहाँ पर, तो इस वाले रेस्पिरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। समझ गए इतनी बात। इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें एनर्जी क्या होगी, जो एक मिनट, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी लेकिन इसमें एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जब ऑक्सीजन क्या हो, बिल्कुल ही एब्सेंस हो, ऑक्सीजन हो ही नहीं, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी किसके अंदर, ईस्ट के अंदर होती है। और जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो पाइरूवेट क्या हो जाता है, इथेनॉल के अंदर चेंज हो जाता है। इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, ठीक है, इसीलिए तो इसको क्या बोला है हमने, एल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोला है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों, तो अपना जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज है ना, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल किस में टूटा, पाइरूवेट में टूटा। और पाइरूवेट के बाद में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ये किस में जाएगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल ही लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जब एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का, तब ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है पाइरूवेट, ये किस में 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन तो कौन सा है, जब ग्लूकोज क्या हो रहा है, इसका कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, सॉरी कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, डाइजेशन क्या है ना, क्या हो रहा है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और ये जो अपने पास में जब ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंस है और अपने पास में ऑक्सीजन की कम अमाउंट है, तब ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है, एनारोबिक की रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास में यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस पर भी आप लोग क्या लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस लिखो, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, तो जब ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो किसकी नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी, ठीक है।
इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कि ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, की ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसका क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करें इसके अंदर, क्योंकि ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है इसीलिए इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी होती किसकी, 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एब्सेंट होता है। इट अकर इन इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, कि ओनली कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, है ना। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, की इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, की इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो अपने पास में लैक्टिक एसिड बनेगा, एथेनॉल बनेगा जो कि एक अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन कैसी होती है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट के अंदर यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। कितनी होती है, 8 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पास में है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम की अगर हम बात करें बच्चों, है ना, तो इसमें अगर हम बात करें, इस डायग्राम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है क्या, नेज़ल केविटी। ठीक है, क्या है बच्चों, नेज़ल केविटी, मतलब मेनली अगर हम बात करें नेज़ल केविटी तो क्या है, नोज़ की बाद वाला पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करें तो क्या है, अपने पास यहाँ पर नोज़ है। ठीक है, नोज़ से फिर अगर हम बात करें तो हमारी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, नेज़ल कैविटी के अंदर जाएगी। नेज़ल कैविटीज़ के बाद में कौन सा पार्ट है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पाथ है जहाँ पर एयर और फूड दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये माउथ से तो क्या जाएगा, फूड जाएगा, और नोज़ से क्या जाएगी, एयर जाएगी, और दोनों ही एक जगह जहाँ होंगे उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, फेरिंग्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, फेरिंग्स बोल देंगे। फेरिंग्स के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स की अगर हम बात करें तो लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से बोल रहे हैं, साउंड बॉक्स की वजह से बोल रहे हैं। ठीक है, हमारी जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, वॉइस जो हमें मतलब हमारी जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, साउंड बॉक्स की वजह से हो रही है। फिर लैरिंग्स के बाद में अगर हम बात करें तो अगला पार्ट क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, हमारी विंड ट्यूब है। ठीक है, जिससे होते हुए जो एयर होती है या जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी से होते मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। ट्रैकिया के बाद में ये जो ट्रैकिया है वो आगे जा कर के क्या करती है, हमारे लंग्स के अंदर ओपन होती है। और क्योंकि हमारे लंग्स कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो ये जो ट्रैकिया है ये भी आगे जा कर के 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई जो होती है ये ब्रोंकाई भी आगे जा कर के अपने लंग्स के अंदर और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है, मतलब अपनी और ज़्यादा ब्रांच बना लेती है। और इन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है ये आगे जाकर क्या करेगी, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुल जाती है। ये अपनी क्या हो गई, जैसे ये ब्रोंकियोल्स हो गई और ये इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुल गई। अब ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये है क्या, ये है एल्वेलाई। ठीक है, और ये जो एल्वेलाई होती है यही क्या होता है, हमारी गैसों का एक्सचेंज साइट होता है। मतलब इसी साइट के ऊपर हमारी गैसें जो है वो एक्सचेंज होती है। कौन सी गैसें, ऑक्सीजन और CO2। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपने पास में ये दिया हुआ है डायग्राम। इसमें ये है अपना क्या, लैरिंग्स। ठीक है, ये है क्या, लैरिंग्स, है ना, जिसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें, कई बार अगर अपनों जब जब बोलते हैं तो बोलते वक्त जब हम हमारे यहाँ पे हाथ लगाते हैं ना गले पे, तो यहाँ पर हमें फील होता है, जो हम बोलते हैं ना वो मतलब वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट कहीं और कहीं तो नहीं होता। जैसे आप मान लो यहाँ चिक पे हाथ लगाओ तो यहाँ क्या वाइब्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। जब आप यहाँ गले पे हाथ लगाओगे, मेनली लैरिंग्स के ऊपर हाथ लगाओगे, तब आपको फील होगा वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, हमारी वॉइस जनरेट हो रही है। ठीक है, साउंड जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ट्रैकिया की। अब ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में आप देख रहे होंगे ये शी शेप्ड कार्टिलेज है यहाँ पर, है ना। सी कार्टिलेज है कि नहीं है ना। तो ये सी कार्टिलेज क्यों है भाई इसके अंदर, कि भाई अगर हम बात करें कि अगर ये सी कार्टिलेज नहीं होंगे तो ये एक ट्यूब ही तो है, तो ये ट्यूब क्या कर जाएगी, अगर ये सी कार्टिलेज नहीं होंगे तो ये क्या कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, मतलब सीधी खड़ी नहीं रह पाएगी। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अपने पास में कोई भी क्या होता है, जैसे कोई भी पेड़ है, अब वो पेड़ भी अगर हम नहीं कहेंगे, जैसे हमारे पास में कोई भी बेल है ना, पेड़ पौधों में होती है ना बेल, जैसे अंगूर की बेल है अपने पास में। अब वो बेल क्या कर गई, बेल को क्या करते हैं, कई बार ये करते हैं ना कि भाई धागा बांध करके और उसको लटकाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चलती है, या फिर जो भी हमारा बेल है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। होता है कि नहीं होता, वो स्ट्रेट खड़ा रहता है ना, तो उसी स्ट्रेट खड़े रहने के लिए उस पर धागा बांधा जाता है। और यहाँ पर हमारी जो ये ट्रैकिया है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, स्ट्रेट खड़ी हुई रहती है। ठीक है, फिर हम बात करें, ये जो हमारी ट्रैकिया है ये आगे जा कर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इनको ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करें कि ये ब्रोंकाई जो है, जैसे ये देखो ये लंग्स के अंदर आगे जा कर के ये और भी ज़्यादा क्या हो गई है, आगे ब्रांच्ड हो गई है। तो इन ब्रांचेस को क्या बोल दिया फिर हमने, आगे ब्रोंकियोल्स बोल दिया। ये ब्रोंकियोल्स देखो आगे जा कर के एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो रही है, ये देखो, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये अपना लंग्स है। इस लंग्स के चारों तरफ है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लूरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, ये देखो अपना नेक्स्ट जो डायग्राम है, इसमें भी ये दिया हुआ है कि ये हमारी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया से होते हुए इस लंग्स का डायग्राम दिया हुआ है, लंग का। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो इस ये देखो इस डायग्राम में देखो, ये ट्रैक्स में इस तरह से क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाती है, और भी ज़्यादा ब्रांचेस बना लेती है। ठीक है, और इन्हीं ब्रांचेस को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, ब्रोंकियोल्स बोल दिया। ठीक है, और ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के किस में खुलेगी, लंग्स के अंदर खुलेगी। ठीक है, लंग्स में खुलेगी। ठीक है बच्चों, फिर ये देखो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में और भी ज़्यादा डिटेल में है, कि इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में है कि ये जो ट्रैकिया है, ये दोनों क्या है, इसकी ब्रोंकियल ट्यूब है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, ये आगे जा कर के क्या हो गई है, ब्रोंकियोल्स के अंदर ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो गई है। कि ये जो अपनी ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया पे ये देखो सी कार्टिलेज भी अपनों को ऐसे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। फिर ये अपनी ट्रैकिया आगे जा कर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है ना, और ये आगे ब्रोंकियोल्स भी हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स से फिर ये देखो इधर एल्वेलाई भी दिखाएगा अपनों को। ये देखो बच्चों, ये रही अपनी क्या, एल्वेलाई। ठीक है, इस तरह से क्या प्रेजेंट होती है, मतलब अंगूर होता है ना अपना अंगूर, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है, उसी तरह से इस गुच्छे की तरह ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, अपनी एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट अपना बात करते हैं। ये देखो अब यहाँ पर क्या है,
एल्वेलाई की अगर हम बात करें तो एल्वेलाई को हमने क्या कहा कि वो साइट कहा जहाँ पर कि क्या हो रही है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब गैसों का एक्सचेंज किस तरह से होगा, देखो एल्वेलाई मैंने बताया था ना आपको कि एक अपने ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसकी तरह अपने पास में प्रेजेंट होता है। तो ये देखो अंगूर के गुच्छे की तरह प्रेजेंट होती है एल्वेलाई, है ना। अब इस एल्वेलाई में क्या होगा कि जैसे ये देखो ये अपनी एक एल्वेलाई है ना। इस एल्वेलाई के अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजन एंटर करेगा और CO2 एग्जिट होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर अपने पास में ऑक्सीजन और CO2 होता है, ये एल्वेलाई क्या करेगा, इस एल्वेलाई के पास में यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी 3 टाइप की होती है, जिसमें अपने पास में अगर हम बात करें आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरीज होती है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होती है वो उस कैपिलरी के अंदर एंटर करती है, मतलब मेनली हम क्या कहेंगे कि ब्लड के अंदर एंटर करेगी और फिर यहीं से होते हुए कहाँ जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। और अगर इस कैपिलरी के अंदर जो CO2 आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारी बॉडी से ही आएगा। और ये CO2 इस कैपिलरी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, एल्वेलाई में चला जाएगा। एल्वेलाई से होते हुए फिर ये वापस किसमें, ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए क्या कर जाता है, फिर आगे एक्सहेल कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एल्वेलाई की। एल्वेलाई होता क्या है, ठीक है, तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर लंग्स, की हमारे लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंड व्हेन एयर एंटर, की जब एयर एंटर करती है इस एल्वेलाई के अंदर, कि मान लो एल्वेलाई जो है ये है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही एयर एंटर करेगी वैसे ही ये एल्वेलाई क्या कर जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, मतलब कि फूल जाती है। ठीक है, पहले इसका ये फॉर्म था, अब ये क्या हो गया, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और ये क्या होती है, वेरी थिन होती है। ठीक है, देन सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स, और ये क्या करती है, सप्लाई करती है क्या, ब्लड वेसल्स के साथ में। मतलब अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन और CO2 होता है उसका सप्लाई करती है ये किसके साथ मिलकर, ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर। मतलब अगर ऑक्सीजन बॉडी को पहुंचानी है, ठीक है, या हमारे ब्लड के अंदर पहुंचानी है तो वो कौन पहुंचाएगी, ब्लड वेसल्स पहुंचाएगी। और अगर CO2 को बाहर निकालना है तो ब्लड वेसल्स क्या करेगी, पूरे हमारे बॉडी के अंदर से CO2 ले आएगी और उस CO2 को हमारी एल्वेलाई को ला करके दे देगी और एल्वेलाई उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नोट में भी लिख रखा है कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, की ये क्या है, गैसों की एक्सचेंज का साइट होती है एल्वेलाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है, क्या उसका पाथवे होता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो ये क्या है अपने पास में, देखो मेनली अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग होती है कहाँ से, एक मिनट बच्चों इसको डायग्राम से बताते हैं, पहले आपको डायग्राम में चलते हैं। अपने पीछे एक डायग्राम था, है ना, एक सेकेंड, ये है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा पाथवे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर नोज़ मेंशन नहीं है ना, डायरेक्ट नेज़ल कैविटी मेंशन है। तो आप देख लेना यहाँ पर नॉस्ट्रिल या नोज़, है ना। नोज़ के बाद में फिर क्या करती है, नोज़ के बाद में कौन सा पार्ट आता है अपना, नेज़ल कैविटी या फिर नेज़ल पेसेज। ठीक है, उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में ट्रैकिया के बाद में क्या अपने पास में लंग्स के बाद में ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से फिर क्या, एल्वेलाई। ठीक है, और एल्वेलाई के बाद में अपने जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, ब्लड वेसल्स के पास। ब्लड वेसल्स के बाद में वो कहाँ जाती है, अपने ब्लड वेसल्स उसको कहाँ लेकर जाती है, हार्ट के अंदर लेकर जाती है, और हार्ट के थ्रू ही क्या किया जाता है, पूरे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो अब ये देखो अपने पास में ये दिया हुआ है, इसमें है देखो सबसे पहले नॉस्ट्रिल मतलब नोज़ से एंटर की ऑक्सीजन,
फिर उसके बाद में नेज़ल पैसेज, नेज़ल पैसेज के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लंग्स, लंग्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, देन एल्वोलाई, एल्वोलाई के बाद में ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स के बाद में सेल्स, सेल्स तक लेके कौन जाएगा? ब्लड वेसल्स लेकर जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, देन हम बात करें, ये तो अपनों ने देख लिया ना। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं कि अगर हम बात करें किसकी? ब्लड की, है ना। तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसी प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक है, आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल है। अब ये रेड क्यों है, रेड ब्लड सेल, है ना? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसी है वो क्या होती है? रेड कलर की होती है, या फिर हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ब्लड रेड किस वजह से होता है? रेड ब्लड सेल की वजह से। रेड ब्लड सेल रेड किस वजह से होती है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बच्चों। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। ये किस में हेल्प करता है? ताकि ये हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर सके? ऑक्सीजन और CO2 के साथ में क्या हो सके? बाइंड हो सके। अब भाई ऑक्सीजन और CO2 अकेले तो जा नहीं सकते, उनको साथ में ले जाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो ये जो साथ में ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, ये कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 को पकड़ता है, उससे अच्छे से बाइंड होता है, देन उनको क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का क्या करता है? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो, ब्लड, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल जो होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है बच्चों? ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है ना। देन अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन जो है ये क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। मतलब एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होती है। और बाइंड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीजन से बाइंड होने में और उसका ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करती है। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेज, कि जो ये हीमोग्लोबिन है ये अलग अलग गैसों के साथ में इसकी एफिनिटी क्या होती है ना। तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होती है। फिर उसके बाद में किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है। और सबसे लास्ट किसके साथ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इसकी एफिनिटी होती है। एफिनिटी मानी कि बाइंड होने की इसकी जो कैपेबिलिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा बाइंड ये किसके साथ होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी, बहुत जल्दी बाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी। ऑक्सीजन और CO2 के साथ बाइंड होना तो हमने देखा है कि भाई ऑक्सीजन को तो क्या करेगी? ये बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन उसके साथ में, और उसको क्या कर लेगी? ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाएगी? पूरे हमारे बॉडी के अंदर पहुँचाएगी। ठीक है, और CO2 की अगर हम बात करें तो सेल से क्या करेगी? CO2 जो है, मतलब सेल क्या करेगी? उसको ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देगी। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। अभी हीमोग्लोबिन क्या कर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगी और उसको क्या कर देगी? बॉडी से एग्जिट करवा देगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर एक अपने पास में लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये बहुत ही मतलब मोर सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इनहेलेशन को अपना इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इनमें होता क्या है? सबसे पहले इनहेलेशन की बात करें तो द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, कि इसमें क्या होती है? जो डायफ्राम की मसल्स होती है, डायफ्राम अपनों ने पढ़ा था, है ना, डोम शेप्ड होता है। ठीक है ना। तो ये जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम की जो मसल्स होती है ना, वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना।
द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड बिकम फ्लैट। और डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, मतलब पहले तो डॉम शेप के अंदर होता है, पहले तो डॉम शेप में होता है, लेकिन फिर उसके बाद में ये क्या हो जाता है, फ्लैट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो हमारी रिब्स होती है वो क्या होती है, मूव होती है अपवर्ड और आउटवर्ड के अंदर, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ मूव होती है। जब भी अपन लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो अपनी जो रिब्स होती है ना वो बाहर की तरफ क्या होती है, मूव होती है, ठीक है। देन हम बात करें एयर एंटर द लंग्स थ्रू द नोज़ की। एयर जो है वो एंटर कहाँ से होगी, हमारे नोज़ के थ्रू होगी और नोज़ के थ्रू लंग्स के अंदर एंटर होगी, ठीक है। देन हम बात करें एक्सहेलेशन की, जिसे हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। तो द मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स की, यहाँ पर क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, एयर या फिर जो CO2 है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गई है, तो जो डायफ्राम की मसल्स है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और हमारा जो डायफ्राम है, द डायफ्राम गोज अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप, कि जो डायफ्राम है वो भी क्या हो जाएगा, वापस से अपने किस शेप में आ जाएगा, डोम शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड की, यहाँ पर जो रिब्स होती है वो क्या करेगी, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगी, मतलब अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करेगी हमारी रिब्स का, जब एक्सहेलेशन होगा, एक्सपायरेशन होगा। एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज़ की, एयर जो है वो बाहर निकलेगी लंग्स से, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू। मेनली हमने क्या पढ़ा कि एक्सहेलेशन और जो इनहेलेशन होता है वो होता किसके थ्रू है, नोज़ के थ्रू ही होता है, नोज़ से लंग्स में जाता है या लंग्स से नोज़ में आता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात, हमने यहाँ पर मेनली डिफरेंस पढ़ लिए किसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं, अब तक तो अपनों ने किस में पढ़ा था, ह्यूमंस के अंदर पढ़ा था कि भाई ह्यूमंस किस तरह से ब्रीदिंग करेंगे, किस तरह से रेस्पायरेशन करेंगे, किस तरह से उनमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर गैसों का एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो प्लांट जो होती है, जो नॉर्मल प्लांट होते हैं अपने ग्रीन प्लांट, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अपनों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया स्टोमेटा क्या होता है। तो ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं, गैसों के एक्सचेंज का काम करते हैं। और जो वुडी स्टीम्स होती हैं उनमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसों के एक्सचेंज का काम करते हैं। जैसा कि अपने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये ग्रीन लीव्स है, देन इसके पास में ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और ये स्टोमेटा क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है, ठीक है। और ये वुडी जो स्टीम होता है उसका डायग्राम है, जिसके अंदर अपने को दिखाया हुआ है कि इसके पास में ये वाले जो पोर्शन ये है ना, ये क्या है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें टू मेजर प्रोसेस विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ए प्लांट, कि दो मेजर प्रोसेस होती है जो कि इन्वॉल्व होती है गैसों के एक्सचेंज के दौरान प्लांट के अंदर, ठीक है। अब ये कौन सी होती है भाई, डे टाइम के अंदर तो दो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, कौन कौन सी, फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, और रेस्पायरेशन होती है, क्योंकि स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। वहीं अगर हम नाइट टाइम की अगर हम बात करें तो सिर्फ रेस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि रात के टाइम पे सन प्रेजेंट ही नहीं होता, और अगर सन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा ना, इसीलिए नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। मतलब मेनली अगर मैं ये कहूँ कि डे टाइम में तो क्या होता है, कोई भी अपने पास में प्लांट है ना, ये अपने पास में प्लांट है, ठीक है ना, अच्छा नहीं बना लेकिन देख लेना, ये अपने पास में प्लांट है। अब ये प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, है ना, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ में कौन कौन सी प्रोसेस करेगा, रेस्पायरेशन की प्रोसेस भी करेगा। लेकिन वहीं ये नाइट टाइम के अंदर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर सन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये सिर्फ रेस्पायरेशन की प्रोसेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिए हुए बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट है अपना कि जो प्लांट्स होते हैं, एक सेकेंड, जो प्लांट होते हैं वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। लेंटिक्यूलर नहीं है, ये लेंटिसेल्स हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है द लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विथ एयर, कि भाई ये जो लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस होता है ना, ये इंश्योर करता है कि जो ऑल सेल्स होती है वो एयर के कांटेक्ट के अंदर रह सके, ताकि डायरेक्ट क्या हो सके, उनके अंदर गैसों का एक्सचेंज हो सके। ठीक है। देन नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूज़न हेयर, कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ठीक है। द नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि जो डिफ्यूज़न की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन पे और प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आज अपनों ने क्या क्या पढ़ा, अपनों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया। रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग प्रोसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। ब्रीदिंग में हमने इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ लिया। देन हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ ली कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, CO2 और H2O बनते हैं। ठीक है। और हमने सेलुलर रेस्पिरेशन भी 2 टाइप का पढ़ लिया, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी आगे जा कर के 2 टाइप के होते हैं, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन और अल्कोहलिक रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। उनमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, क्या उन्होंने पढ़ लिया कि प्लांट के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। प्लांट में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और जो वुडी स्टीम्स प्लांट होते हैं उनके अंदर लेंटी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके बाय, हैव अ गुड डे।